स्कूल में मैथ्स में दो चीजें पढ़ी थी, स्केल और वेक्टर। स्केल मींस केवल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, और वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जो ये भी बता रही है कि वो किस दिशा में जा रहा है। और दिशा कौन सी होती थी, अगर आपको याद हो मैथ्स में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे एक्सिस जो थी वो हमारी दिशाएं हुआ करती थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अगर कोई यहाँ पे कोई पॉइंट आया है तो उस पॉइंट का अपना खुद का एक वैल्यू हुआ, और साथ में कोई डायरेक्शन कि ये वाई की तरफ जा रहा है या एक्स की तरफ है या कौन से प्लेन में पड़ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जो बस डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन आइगन वेट सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है कि जो आपका आइगन वेक्टर है दैट इज द वेट ऑफ योर आइगन वैल्यू, यानी कि हर आइगन वैल्यू का एक आइगन वेट होता है, या फिर आप कह लीजिए एक आइगन वेक्टर होता है, जो क्या बताता है। सर वेट इन सेंस, वेट वेट इन द मतलब सेंस क्या सर? कि लाइक वेट से यहाँ पे मतलब ये, जैसे ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वेट से मतलब हो गया कि जो कंपोनेंट है जो आपकी आइगन, जैसे अभी हम लोग स्क्री प्लॉट बना रहे थे ना, तो आपका ये मान लीजिए आप स्क्री प्लॉट बना रहे थे, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। तो यहाँ पे हमने आइगन वैल्यू रखी थी, ये 0 थी आपकी, यहाँ पे हमने 1 रखी, यहाँ 2 रखी, यहाँ 3 रखी, और हमने कुछ प्लॉट जो है वो इस तरीके का सामने निकल के आया था हमारा, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर गिरता चला गया प्लॉट। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट की वैल्यू थी। अगर याद हो तो हम लोग कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि कुछ डेटा का अपना तरीका होता है, कुछ डेटा के अपने तरीके होते हैं जिससे वो एक सेट को कई तरीकों से देखता है, कई पर्सपेक्टिव से आपको रिजल्ट लाके देता है। यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलता है, ये हमें क्यों समझने की जरूरत है, आइगन वेट, वो आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वेक्टर पे सवाल नहीं आते हैं, पर क्यों जानना पड़ता है, सिर्फ कंपोनेंट मैट्रिक्स के लिए। यानी कि आइगन वेट भी, सॉरी आइगन वेक्टर भी एक ऐसा टर्म है जो आपका यूज होता है, और उसका क्या मतलब होता है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आपकी आई है 1.001, ये इस वैल्यू के साथ में ये जो भी कोई प्लॉट बना था उस प्लॉट में उसकी कोई डायरेक्शन भी थी। डायरेक्शन से मतलब कि ये यहाँ पे इतने डिग्री एक्स एक्सिस पे था, इतना डिग्री वाई एक्सिस पे था, इतना डिग्री जेड एक्सिस पे था। तो अगर मैथ्स के आपको टर्म्स याद हो तो आप लोग वैल्यूज को साथ में ब्रैकेट में भी लिखते थे कि वो कौन से उस पे जा रहा है, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस हुआ करती थी अगर आपको याद हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यस जेड सर। एक्सिस। तो आप एक वैल्यू को साथ में बताते थे कि ये कितना एक्स प्लेन पे है, कितना वाई प्लेन पे है, कितना जेड प्लेन पे है। जैसे अभी भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो आप मैप्स का जो डायरेक्शन आपको बताते हैं, वो वाली चीज, जैसे लॉन्गिट्यूड एक तो वैल्यू हो गया और साथ ही साथ में डायरेक्शन हो गया कि कौन से वाली एक्सिस पे ये डायरेक्शन जा रहा है। यानी कि जो ये वैल्यू है आपकी 1.001, तो ये किसी एक मतलब प्लेन पे कहीं प्लेस्ड है, हवा में कहीं प्लेस्ड है। तो ये हवा में इस 0 पॉइंट से, जहां से आपकी एक्सिस का ओरिजिन हो रहा है, यहां से कितना दूर है स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सिस के कंपैरिजन में, वो स्पेस, वो जो गैप है इस डायरेक्शन में, और ये वैल्यू, ये दोनों मिलके हमें एक नई वैल्यू मिलती है, आइगन वेट। तो आइगन वेट से हमें जो पता चलता है वो आइगन वैल्यू पता चलती है उसकी, सॉरी उसकी वैल्यू पता चलती है हमें,
और साथ ही साथ में हमें पता चलता है कि वो उस प्लेन में कहाँ एग्जिस्ट करती है वो वैल्यू। तो आइगन वेट आपको बस इतना ही समझने की जरूरत, आइगन वेक्टर सॉरी इतना ही समझने की जरूरत है आपको, दैट इट इज द वेट ऑफ ईच आइगन वैल्यू। तो हर आइगन वैल्यू का एक आइगन वेट भी होता है, सॉरी आइगन वेक्टर होता है, बार बार वेक्टर कह रहा हूँ, वेट कह रहा हूँ। एक हर आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर होता है जो उस वैल्यू के साथ में डायरेक्शन भी बता रहा है उसके प्लेन की, कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। बस इतना ही हमें समझने की जरूरत है इसमें। ये सारी की सारी चीजें ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है एसपीएसएस को, या मैथ्स वालों को बेहतर तरीके से पता होगा इसका, या स्टैट्स वाले जो कोर लोग होते हैं कि एग्जैक्टली इन दोनों का क्या रिलेशन है। लेकिन अभी समझने के लिए हमने जब ये जान लिया है, तो जानना इसलिए जरूरी था कि अब जो नई चीज निकल के आएगी जिसे हम कहते हैं लोडिंग, मम्मा क्लास एक मिनट। ये कुछ टर्म्स हैं हमारे पास में, वैसे लास्ट ही कुछ बता रहे हैं हम लोग, फिर आप जा सकते हैं। ये जो कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स पे सवाल आते हैं ज्यादातर। आइगन वैल्यू, स्क्री प्लॉट, वेट पे कभी सवाल आए नहीं है, वेक्टर पे तो आप वो चाहें तो अब आपको बेसिकली पता चल गया है कि आइगन वेट सिंपली एक नई वैल्यू है, आइगन एक नया मतलब टर्म है आइगन वैल्यू के लिए, जिसमें डायरेक्शन भी है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि वो 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो अगर मान लो किसी दूसरे को आप ये समझा रहे हो कि वो 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो मान लो मननप्रीत बोल रही है रेचल को कि वो 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो आप उसे क्या बेहतर चीज बताएंगी? अब वो समझेगी अच्छा 10 किलोमीटर तो समझ आ गया मुझे कि 10 किलोमीटर दूर है, तो यहां आप खड़ी हैं और ये 10 किलोमीटर है पूरा, इस पॉइंट से ये सभी कुछ 10 किलोमीटर है। तो रेचल को कैसे पता चलेगा 10 किलोमीटर किधर किधर जाना है भाई? तो आइगन वेट एसपीएसएस को बेहतर तरीके से बताता है कि ये 10 किलोमीटर किस किस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन वायरेक्शन सब ना देके इन्होंने इस चीज को कह दिया आइगन वेट, आइगन वेक्टर। बस इतना कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए काफी है। ये क्यों जरूरी पड़ता है? ये जरूरी पड़ता है लोडिंग के लिए। लोडिंग क्या कहलाती है? लोडिंग बेसिकली मींस द कोरिलेशन ऑफ ईच आइटम with your principal component. Loading is basically, the idea of loading is that it is the correlation between your item. अभी तक हम लोग किस चीज को बार बार कह रहे थे? कॉमन वेरिएंस, कॉमन वेरिएंस, कॉमन वेरिएंस। यहाँ पे हम क्या स्पेसिफिक चीज लेके आ गए हैं? कोरिलेशन, क्योंकि हम बेहतर तरीके से समझते हैं कोरिलेशन को। तो लोडिंग इज बेसिकली द कोरिलेशन ऑफ one item with the principal component, second item with the component principal component। तो लोडिंग आपका ये होता है। पर लोडिंग निकालते कैसे हैं एसपीएसएस में? बेसिकली कोरिलेशन कैसे निकाल रहे हैं फैक्टर एनालिसिस में? तो यहाँ पे आपका लोडिंग निकलता है आइगन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय loading equals to eigen value multiplied by the square root of your eigen vector, sorry your eigen value। एक बार कंफर्म भी कर लेता हूं। बिल्कुल ठीक है, जो मैं कहानी सुना रहा था आपको अपने प्रोफेसर की, आज मेरे साथ घट गया।
वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आइगन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट of your eigenvalue. The purpose of your complete principal component analysis method is to bring you down to a table जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट मैट्रिक्स। कंपोनेंट मैट्रिक्स में बेसिकली आपका वो आइटम्स का कोरिलेशन होता है एक दूसरे के साथ में, पर ये वो सिंपल कोरिलेशन नहीं है, ये वेल डिवाइस्ड कोरिलेशन है जो आपको बताएगा कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कितने जा रहे हैं, किस दिशा में जा रही है। तो ये लोडिंग है। तो ये यहाँ पे आपको, ये आपका मान लो कंपोनेंट्स आ गए आपके, और ये आपके आइटम्स आ गए। तो आइटम क्या हो गए हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब यहाँ पे हर का एक एक वैल्यू दिया होगा, एक एक लोडिंग दी होगी। जिनकी हाई लोडिंग होगी या जिन फैक्टर्स की एक जैसी लोडिंग होगी वो एक एक कंपोनेंट की तरह निकलते आएंगे। तो ये कंपोनेंट मैट्रिक्स तक लेके आने की आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का पर्पस होता है। So the component matrix can be interpreted as the correlation of each of your item with your components. देखो अल्टीमेटली आ तो आइटम्स के बीच में ही रही है कोरिलेशन। ये भी आपके आइटम्स हैं ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ भी आइटम्स हैं, पर ये आइटम्स यहाँ पे बेहतर तरीके से बताएंगे कि वो क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट्स निकल के आएंगे। सो द कंपोनेंट मैट्रिक्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज द कोरिलेशन ऑफ द आइटम्स विद द कंपोनेंट्स। कि जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ में हर आइटम का क्या कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन पे पहुंचने के लिए हमें लोडिंग की जरूरत थी। लोडिंग के लिए हमें आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू की जरूरत थी। आइगन वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें बाकी सब चीजों की जरूरत थी इस पॉइंट तक आने के लिए। तो यहां से आपको पता चल जाएगा वो क्या कंपोनेंट किस तरीके से निकलने आने चाहिए। और इसमें से आप कौन से चुनेंगे? द वंस, या आप चुन सकते हैं द वंस विद द आइगन वैल्यू की जो हम बात कर रहे थे, वो एक क्राइटेरिया हो सकता है आपका देखने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली बार बार पूरी बात निकल के आई जो एक सिंपल चीज के अंदर हम लोग पहले कहना चाह रहे थे, दैट इज द फैक्टर एनालिसिस मेथड extracts items with the maximum common variance। तो जिन जिन का कॉमन वेरिएंस ज्यादा था उनको एक जगह पे जोड़ के उसने कह दिया, एक स्कोर में दे दिया वो सारी चीजें, वो मैक्सिमम कॉमन वेरिएंस फाइनली उसने एक स्कोर में तोड़ के आपको दे दी कि अब आप बता सकते हैं कि ये एक
कंपोनेंट का पार्ट है या नहीं है। So this was the complete idea of your principal component analysis. जी सर। सर मतलब कंक्लूजन ये कि जिन आइटम्स होगी जी मैं पूरा गाना सुनूंगा। एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है कृष्णा, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सर अब पहले के मुकाबले थोड़ी क्लियर धुन थी। आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप एक बार चैट पे मेंशन, कृष्णा आप चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दो। अच्छा पूरी बात कहोगे? हाँ नो इश्यूज, ठीक है। तो आप एक बार लिख दीजिए। ठीक है, तो इस पे बताइए कुछ आपके विचार, सवाल इस चीज के अंदर। थोड़ा जब एक एक दो लंबा पूरा पड़ जाता है थोड़ा अजीब लगता है। हर पार्ट में तो समझ आ जाती है चीजें, जो हम एक एक सेगमेंट कर रहे थे वो इंडिविजुअली तो समझ आ जाता है, सिंपल लगता है जब सामने कोई समझाता है, क्या ये इतना आसान था। लेकिन वही जब पढ़ने लगोगे, देखने लगोगे तो थोड़ा अजीब अजीब सा लगेगा। इसीलिए ये मत एक्सपेक्ट करो कि हर चीज बिल्कुल क्लियर पता चल जाए, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। मल्टीकोलिनियरिटी पता हो, कम्युनलिटी पता हो, आइगन वैल्यू का क्या रोल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी लोडिंग्स ज्यादा है, हायर लोडिंग है, कहने का मतलब है कि वो कंपोनेंट्स बेहतर हैं, और आपको उन कंपोनेंट्स में वो आइटम्स भी दिख जाएंगे जिन आइटम्स के वो लोडिंग आ रही है ज्यादा। तो जिन आइटम्स का वो हायर वैल्यू आता है, यानी कि वो एक बेहतर अच्छा कंपोनेंट बनाता है। हर आइटम की एक लोडिंग वैल्यू आती है कंपोनेंट के साथ। मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बना देता है, और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको वैल्यूज जनरेट करके देता है। तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू से कि क्यों जो आइटम्स हैं, कौन कौन से आइटम हैं, वो कितना ज्यादा कोरिलेटेड हैं या जुड़े हुए हैं या एक से हैं उन हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स के साथ में। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और ऐसे ही कई कई तरीके के, मतलब अलग अलग, अब जैसे यही दो तरीके आपको पता चल, जैसे नाम आया आज सामने, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कॉमन फैक्टर एनालिसिस। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीजें, जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि बनने वही छोले हैं, छोले भटूरे, लेकिन और क्या क्या करके आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। एक तो हो गया सिंपल, अगर किसी को शुरुआत में कोई बना रहा है तो सब क्या कहता है, अच्छा पहले आप ये सब मत डालो, पहले आप सिंपल बनाओ। दैट इज योर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सिंपल छोले भटूरे आपको सामने मिलेंगे। अब उसको और कितना आप बेहतर स्किल्स पे ले जा सकते हो, रिफाइन कर सकते हो, वो उसी से अलग अलग मेथड्स निकल के आते हैं। ये है बेसिक फंडा। हम धीरे धीरे बात करेंगे जितने की भी जरूरत पड़ेगी, थोड़े थोड़े की, लेकिन ज्यादा जो मेन होता है वो यही पीसीए हो गया, सीएफए का आपको नाम सुनाई देगा। उसके अलावा मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड एक लिखा आएगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड आपको ये टर्म्स में लिखा दिखाई देगा। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें बात कर लेंगे ताकि हम देख सकें। और ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें समझने के बाद सवाल लगाना आसान हो जाएगा, लेकिन सवाल समझना जो पहला स्टेप है वो कुछ हो सकता है, फिर एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे हम। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग क्लास की पेस पे नहीं चल रहे, आप लोग अपनी ही एक पेस पे चल रहे हैं,
जिस पेस पे आपको ये स्ट्रक्चर खत्म करना है सिलेबस का।